जाएगा, लेकिन चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में आगे का लिंक जो है दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, विद्युत धारा का तो ऐसा मात्रक एम्पेयर होता है, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। और विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक तो एम्पेयर हो गया, और किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, ये हमें कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं बता दूं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और इसको तो इससे सूचित करते हैं ओम को। ओके, और यहाँ पर जैसे हमें पूछा है हाँ या नहीं, इसमें जवाब देना है कि प्रतिरोध जो है किसी तार पर निर्भर होता है, लंबाई पर निर्भर होता है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिरोध जो है लंबाई पर बिल्कुल निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से, इसमें बोला है ऐसे दो धातुओं के नाम बताएं जिसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। उसे मतलब धातु है, बट उसको हम चाकू से काट सकते हैं। आपको समझना है धातु क्या चीज़ है, तो वे सभी वस्तुएं जो कठोर होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें जैसे एक साइड हम गर्म करेंगे तो दूसरे साइड जो है गर्म या उष्मा आ सकता है, ऐसे चीज़ों को हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा हो गया वगैरह, ठीक है, टीन हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, एक धातु है। इनमें से कुछ धातु जो है चाकू से काटा जा सकता है, जैसे कि सोडियम जिसका सूत्र है Na, ठीक है, और पोटेशियम जिसका संकेत है K, इसको K से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये दो वस्तुएं हैं जिनको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 COCH3 और यहाँ पर दिया कोमा C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे CH3 और COCH3 में कीटोन है। ठीक है, कीटोन है, और यहाँ पर मैं बता दूँ C2H4 में ही इस तरह से हमें क्या करना है, ये एक पैर बनाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको बना लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित रहते हैं उन्हें आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे सारे नंबर हमें दिया है, तो बोला कि खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दो। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे घास हिरण खाता है और हिरण शेर को खाता है, यही आपका खाद्य श्रृंखला होगा, और आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 8 नंबर यहाँ पर दिया है, ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और प्रतिरोध को भी परिभाषित करना है। तो यहाँ पर हमें ओम का नियम को लिखना है। ठीक है, तो ओम का नियम ऐसे लिख करके आप करेंगे, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखना है कि नियत ताप पर अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V अनुपात I। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ V जो है विभवांतर है और I धारा है, तो V इक्वल टू IR, जहाँ R नियतांक यानी कि प्रतिरोध है, तो R बराबर V बाय I हो जाएगा। यही हमें लिखना था, यहाँ पर हमें निकालना था। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि जैसे प्रतिरोध को परिभाषित करें, इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध में होता है कि धारा के प्रवाह को रोक देता है, तो इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, तो हमने पहले भी देख लिया। और नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में कई दो गुण लिखे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं वे पर जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है, उत्तरी ध्रुव पर गमन करता है। वे बंद वक्र जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं चुंबकीय रेखाएं। अब इनके कुछ गुण हैं, तो ये बंद वक्र ही होना चाहिए, यानी कोई भी अगर चुंबकीय रेखा पे करते हैं तो ये बंद ही होना चाहिए वक्र। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात उस दिशा को निर्दिष्ट करता है जिस और वहाँ रेखा कोई उत्तर ध्रुव में गमन करेगा। ये दो नियम है। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है संक्षरण यानी संक्षरण
किससे कहते हैं इसे, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी वस्तु का परत बनकर नष्ट होना संचरण कहलाता है। जैसे कि बात करते हैं, आपने कभी लोहा का दरवाज़ा वगैरह देखे होंगे, जब वायु या नमी हवा चलती है तो उस टाइम उसमें रेड रेड हो जाता है और वो अपने आप निकल जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे ऊपर वाला परत ख़त्म होते जाता है, तो इसी को संचरण कहते हैं। तो इसका उपाय क्या है, या 10 लेपन यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट कर यानी धातु के ऊपर पेंट लगाकर, अगर पेंट लगाएंगे तो इसमें जिंक नहीं मतलब कि नहीं लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे असंतृप्त दिया है वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों ओर संयुक्तताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और असंतृप्त में क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन यानी द्विबंधन या त्रिबंधन होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका थर्ड अंतर है, दूसरा अंतर है, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है और ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n+2 होते हैं, जहाँ n की जगह पर 1 2 3 कोई भी नंबर प्राकृतिक संख्या को हम डाल सकते हैं। और इसमें बोला है इसमें द्विबंधन वाले का सामान्य सूत्र CnH2 होता है और त्रिबंधन वाले सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहाँ यहाँ पर हम 2 से यानी कि आगे लगाएंगे, 2 से आगे के नंबर लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ वाला इसका एग्जाम्पल है, या इसे मतलब एल्केन कहते हैं। इसमें द्विबंधन वाले को एल्कीन एवं त्रिबंधन वाले को एल्काइन कहा जाता है। इसमें सिंगल बंधन होता है इसलिए इसको एल्केन बोलते हैं, जिसमें 2 बंधन होंगे इसको एल्कीन और जिसमें 3 बंधन होगा इसको एल्काइन कहा जाएगा, ठीक है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है, इसमें से प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन। और इसमें द्विबंधन का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंधन वाले का प्रथम सदस्य इथाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है। तो विभिन्न साधनों द्वारा हमें रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में संग्रहित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न साधनों द्वारा हमारे मतलब कि हानिकारक रसायनों का हमारे शरीर में यानी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और हमारे शरीर में संग्रहित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, जैसे में कीटनाशक प्रगनाशक रसायनों का छिड़काव वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाएं। तो यहाँ पर हम चित्र को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये ऊर्जा का एक ऊर्जा प्रवाह परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का एक फिगर है, ओके। यहाँ पर बोला एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र, जैसे यहाँ पर बोला शीर्ष मांसाहारी और फिर मांसाहारी फिर शाकाहारी फिर उत्पाद फिर सूर्य का प्रकाश। तो मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से उत्पाद में यानी उत्पाद बनता है, फिर उत्पाद खाता कौन है, शाकाहारी, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, फिर मांसाहारी को शेष मांसाहारी खाता है। तो ये हमारा फिगर है यानी कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की फिगर। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, ठीक है, देख लेना है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन ही क्यों किया, मटर को ही क्यों चयन किया। तो आंसर बताइए यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था या एक वर्ष में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागकण क्षमता वन है, इसमें परागकण को आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था, इसीलिए उन्होंने मटर का पौधों को ही चुना। अब यहाँ पर हमें 3 प्रश्न का आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 को पासर क्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो ये कुछ बड़े आंसर होंगे क्योंकि नंबर भी आपका यहाँ पर ज़्यादा ही है। पासर क्रम संयोजन, तो जब किसी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पासर क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी कि जब किसी प्रतिरोध के एक छोर का दूसरे छोर में एक छोर के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार संयोजन को पासर क्रम कहा जाता है। माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोध है और गोपन को R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इनके बीच धारा जो है R1 R2 और R3 प्रभावित हो रही है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा कितने होंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होंगे कुल धारा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी डाला दिया जाए तो ओम के नियम से क्या होगा। हम जानते हैं ओम के नियम बराबर I1
यानी I1 बराबर V बाय R1 होगा, इसको हमने माना समीकरण 1। दूसरा हमने I2 V बाय R2, इसको हमने माना समीकरण 2। I3 बराबर V बाय R3, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पर आपको फिगर दिख रहे हैं, ठीक है। ये है एम्पेयर, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर सेल है, ये प्रतिरोध 1 R1 R2 और ये I1 I2 और I3 है। तो इसको हमें क्या करना है, ये मतलब इसको पासवर्ड क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी समीकरणों को हमें जोड़ना होगा, यानी कौन कौन सा समीकरण यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, ठीक है। इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पर I1 R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे कि V बराबर यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि I, तो I कैसे हो गया, यानी कि यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमने वही चीज़ किया यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बदले हम डायरेक्ट I लिखे, और यहाँ से B जो है ये कॉमन आ रहा था तो हमने इसको कॉमन निकाला, वहाँ ऊपर में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और इसी का नाम हमने समीकरण 4 रख दिया, ठीक है। इसी का नाम हमने क्या रखा, समीकरण 4। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि A एवं B के सिरों के बीच विभवांतर भी है, यानी कि क्या बोला, A और B के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, यानी ओम के नियम हम क्या जानते हैं, I बराबर V बाय R, ये हो गया समीकरण 5। अब इसको आगे है समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 5 के V बाय R और I दोनों में था, इसीलिए दोनों R खत्म हो गया, तो यहाँ पर B है, फिर R1, ये समीकरण 4 का है और ये समीकरण 5 का है। तो यहाँ से हमें करना क्या था, ये चीज़ गुना में है तो ऊपर ये चीज़ गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, और ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय R, यहाँ पर ये करके यानी 1 बाय R1 प्लस, यही हमें आखिर में करना है, यानी कि यहाँ पर जो है V बाय R इज इक्वल टू V इंटू यहाँ पर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो B से B खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय R, और यही फार्मूला हमें आखिर में निकालना था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। यही फार्मूला हमें आखिर में निकालना था और हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र एवं इसके 2 उपयोग भी बताना है, यानी विद्युत मोटर क्या है। तो आंसर यहाँ पर जो है, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है, उससे विद्युत मोटर कहते हैं। सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग के बमहस्त नियम का कार्य भी करता है। अब यहाँ पर बनावट से अगर देखेंगे, इसमें ABC एक कुंडली होती है जो नम लोहे के क्रोड पर प्रतिरोधी तंबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के बीच में रहता है। कुंडली के दोनों सिरे जो है विभक्त वलय X और Y से जुड़े होते हैं तथा ये दो ब्रश जो है B1 और B2 से जुड़े रहते हैं। इनको एक विद्युत स्रोतों से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये A